गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज़ ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, जिसमें वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स जैसे सब्सटेंसेस को ब्रेक करके एनर्जी डिराइव करते हैं और उस एनर्जी से एक्टिविटीज़ होती हैं बॉडी की। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस का जनरेशन होता है जो कि हार्मफुल होती है, और फिर बॉडी को इस गैस को अपने अंदर से बाहर छोड़ना होता है। तो ये सारे काम कैसे हो सकते हैं? ये सारे काम हो सकते हैं जब आप ब्रीदिंग करते हैं। व्हेन यू ब्रीथ, जब आप ब्रीदिंग करते हो तो आप एक बार इन्हेलेशन करते हो, फिर आप क्या करते हो, एक बार एक्सहेलेशन करते हो, तब जाके आपकी एक ब्रेथ काउंट होती है कि आपकी एक ब्रेथ हो गई है। एक मिनट के अंदर आप जितनी बार ब्रेथ लेते हो उसको क्या कहा जाता है? ब्रेथ रेट। ठीक है ना? जो कि आमतौर पर 20 के आसपास निकल के आता है अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो ब्रीदिंग किसका पार्ट है? ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना इसके आप रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। तो हम कैसे ब्रीथ करते हैं, हमारे जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वो किस तरह ऑपरेट करते हैं, आइए इस सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। अलग अलग प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हमें अलग अलग काइंड्स के एनिमल्स में देखने को मिल जाएंगे, और ये सारे ऑर्गन्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग और हैबिटेट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे स्पॉन्जेस हैं, सिलिंट्रेट्स हैं, फ्लैटवॉर्म्स हैं, ये ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करने के लिए डिफ्यूज़न का इस्तेमाल करते हैं, और इनका जो बॉडी सरफेस है वो उसमें हेल्प करता है। अर्थवॉर्म्स अपने बॉडी सरफेस के मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू, और इंसेक्ट्स ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू जो उनकी बॉडी के अंदर होती हैं। सपोज़ ये एक इंसेक्ट है, तो ये एक इंसेक्ट है सपोज़, इस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर आपको बहुत सारी स्पाइरेकल्स यानी होल्स मिल जाएंगे। इसके दोनों साइड्स पर आपको लेटरल साइड्स पे वो होल्स मिलेंगे, और वो स्पाइरेकल्स जो होंगे वो किसके साथ अटैच होंगे? स्पाइरेकल्स अटैच होंगे बॉडी ट्यूब्स के साथ अंदर, और पूरी बॉडी के अंदर वो बॉडी ट्यूब्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, और जितनी भी गैस ये इंसेक्ट लेगा उसको उसकी बॉडी के अंदर फैलाने का काम करेंगी। तो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स यानी ट्रैकियल ट्यूब्स ये प्रेजेंट होती हैं इंसेक्ट्स में, जिसके कारण जो एयर का ट्रांसपोर्ट है वो पूरी बॉडी में होता है। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स जैसे कि गिल्स, ये आपको मिलेंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में, जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मॉलस्क्स। ओके। और आपको लंग्स कहाँ मिलेंगे? आपको लंग्स मिलेंगे जैसे वो ऑर्गेनिज्म जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स में आपको मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इनका एग्जाम्पल याद रखना चाहिए। वहीं जो मछलियाँ होती हैं वो गिल्स का इस्तेमाल करती हैं। तो रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स हमको देखने को मिलते हैं। फ्रॉग्स का एक बड़ा बढ़िया केस है। फ्रॉग्स मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पायर कर सकते हैं, जिसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। इसके अलावा लंग्स से भी रेस्पायर कर सकते हैं, और अपनी बक्कल कैविटी
की जो एपिडर्मिस होती है उससे भी रेस्पायर कर सकते हैं। तो फ्रॉग्स के पास बड़ी अच्छी एबिलिटी है। फ्रॉग्स में जो टेडपोल होता है वो गिल्स का इस्तेमाल करता है रेस्पिरेशन के लिए। फिर जब मेटामॉर्फोसिस हो जाता है फ्रॉग का तो फिर लंग्स ऑपरेट होने लगते हैं उसके अंदर। तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स थे जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब स्टडी करते हैं तो हमें एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स नज़र आते हैं सबसे बाहर, जो हमारी नोज़ में है। ये वो ओपनिंग्स हैं जहाँ से एयर अंदर आती है या बाहर जाती है। इस एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स के अंदर की तरफ आपको मिलेगा नेज़ल चैम्बर, जिसमें से एक रास्ता बना हुआ है जिसको नेज़ल पैसेज कहते हैं। तो नेज़ल पैसेज के आगे जब आप बढ़ते हैं तो क्या मिलता है आपको? नेज़ल चैम्बर, जो कि बड़ा होता है। नेज़ल चैम्बर फेरिंक्स में खुलता है। ये वही फेरिंक्स है जिसमें फूड भी पहुंचता है। सो इट इज़ अ पोर्शन विच इज़ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फेरिंक्स आगे चल के लैरिंक्स से होकर के ट्रैकिया के साथ जुड़ी होती है। एंड लैरिंक्स इज द कार्टिलेजिनस बॉक्स विच हेल्प्स इन साउंड प्रोडक्शन। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साउंड बॉक्स। जब आप कुछ खाते हैं और उसको निगल लेते हैं, उस वक्त जो ग्लॉटिस है उसको कवर कर लेता है इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस कार्टिलेज से बना हुआ एक फ्लैप है जो ग्लॉटिस की ओपनिंग को, सपोज ये ग्लॉटिस है, इसकी ओपनिंग को ऊपर से इपीग्लॉटिस क्लोज कर लेता है, सो दैट जो फूड है it is not going to enter into the glottis, and so it cannot go to the trachea. So food is going towards the esophagus now. ये चीज़ हमको ध्यान रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरासिक कैविटी। तो थोरासिक कैविटी में जब आप बीच तक पहुंच जाएंगे, जब तक ट्रैकिया चलता है, उसके बाद ये बाइफरकेट होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो उसके बाद आप इसको लेफ़्ट और राइट पार्ट्स में डिवाइड होते हुए देखेंगे, जिन्हें आप क्या कहेंगे? प्राइमरी ब्रोंकाई। तो 5वीं थोरासिक वर्टिब्रा के लेवल तक ये जाता है सीधा, और उसके बाद ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, और उन दोनों पार्ट्स को आप क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलेंगे राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और इसको बोलेंगे लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई। राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। हर ब्रोंकाई आगे चल के फिर से डिवाइड करती है और सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शरी ब्रोंकाई में, और फिर आगे चल के ब्रोंकियोल्स में एंड अप होती है, और ब्रोंकियोल्स आगे चल के टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर ये प्राइमरी ब्रोंकाई है तो ये आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाएगी। सेकेंडरी ब्रोंकाई आगे चल के टर्शरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट होंगे। टर्शरी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट होंगी, जो कि बहुत फाइन होंगे, और ब्रोंकियोल्स जो हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के साथ अटैच्ड होंगे, और फिर फाइनली हमको मिलेंगे एल्वियोलाई। तो कुछ इस प्रकार से अपनी जो लंग्स हैं उसके अंदर ऑपरेशन होता हुआ हमको दिखाई देगा। बहुत सारे जो है पार्ट्स इसके अंदर ऑपरेट करेंगे। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी टर्शरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंकियोल्स, देन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एंड देन फाइनली हमको एक पाउच मिलेगा, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, इसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कैसा होता है? एल्वियोलाई देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इट इज़ वेस्कुलराइज्ड। इसके अंदर ब्लड सप्लाई है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है। इसकी जो सरफेस है वो बहुत थिन है, और इस कारण से यहाँ पर अच्छे से एक्सचेंज हो सकता है
जितनी भी गैसेस आ रही हैं उनका। हम एक बात और देखेंगे कि ये जो प्राइमरी सेकेंडरी ब्रोंकाई थी और ये जो ट्रैकिया था, इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको मिलेंगी जो कि कंप्लीट नहीं होंगी। सी शेप्ड का मतलब ऐसा कंप्लीट नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी कंप्लीट? बिकॉज थोड़ा सा उसको एक्सपेंडिबिलिटी भी मिले, इस वजह से ये कंप्लीट नहीं होंगी। तो इन कार्टिलेजिनस रिंग्स का फ़ायदा क्या है? इन कार्टिलेजिनस रिंग्स की वजह से जो हमारा ट्रैकिया है वो कभी भी कोलैप्स नहीं होगा, या जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो कभी कोलैप्स नहीं होगा। So we usually have two lungs in a body, and these two lungs are covered by double layered pleura. तो लंग्स को कवर करने वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द प्लूरा, और ये 2 लेयर्स हैं। इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लड भरा होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्लूरल फ्लड, और इसकी वजह से फ्रिक्शन कम होता है। जब लंग्स मूव करती हैं, एक्सपेंड और रिलैक्स करती हैं, तो जो फ्रिक्शन होता है वो घट जाता है, और इससे हमारे लंग्स का जो प्रोटेक्शन है वो होता रहता है। जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, इट इज़ इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरासिक कैविटी। तो जो प्लूरल मेम्ब्रेन है दिखाई दे रही हैं, एक बाहर है ये रही, और एक अंदर है। तो जो बाहर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन है वो चेस्ट के साथ, थोरासिक लाइनिंग के साथ कांटेक्ट में है, जबकि अंदर वाली जो प्लूरल मेम्ब्रेन है इट इज़ कांटेक्ट विद द लंग सरफेस। तो आगे पढ़ते हैं। द पार्ट स्टार्टिंग with the external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and their ducts form the respiratory or exchange part of respiratory system. तो एक तो कंडक्टिंग पार्ट हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी वो रास्ता जो एयर को लेकर के आ रहा है, और फिर आ जाता है अगला पार्ट क्या? एक्सचेंज पार्ट, यानी ये वो जगह है जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का, और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? एल्वियोलाई के साथ। कंडक्टिंग पार्ट का काम लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट्स द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई, क्लियर्स इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। तो जो कंडक्टिंग पार्ट है ये फॉरेन पार्टिकल्स को भी रिमूव करने का काफ़ी काम करता है, बिकॉज अंदर जो है स्टिकी सरफेस होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो उसी के अंदर रह जाते हैं। स्टिकी सरफेस की वजह क्या है कि यहाँ पर म्यूकस है, और म्यूकस की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं या जो धूल के कण हैं वो आसानी से आगे तक नहीं जा पाते। तो इसके आगे देखते हैं। ह्यूमिडिफाई करता है, ये जो ट्रैक्ट है पूरा का पूरा कंडक्टिंग ट्रैक्ट है, ये ह्यूमिडिफाई भी करता है, यानी एयर के अंदर मॉइस्चर को बढ़ाता है और बॉडी टेम्परेचर के नज़दीक उसको ले आता है। जो एयर आपकी बॉडी में आ रही है वो अब बॉडी टेम्परेचर के करीब हो जाती है, यानी अगर बाहर से बहुत कोल्ड एयर आ रही है सपोज़, तो वो आपके एल्वियोलाई तक पहुँचते पहुँचते उसका टेम्परेचर रेगुलर हो जाएगा, जिससे कि आपके लंग्स पर इम्पैक्ट कम से कम पड़ेगा। तो एक्सचेंज फिर कहाँ होगा? डिफ्यूज़न वाली साइड पर, और इस वजह से हमारा जो कह सकते हैं एयर का जो कंडक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं ज़रा। दिस इज़ द स्ट्रक्चर। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर लैरिंक्स दिखाई दे रहा है। तो ट्रैकिया फिर ट्यूब है लॉन्ग, इसमें आपको कार्टिलेजिनस रिंग्स दिखाई दे रही होंगी। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं वो सी शेप्ड होती हैं, यानी इंटरनल पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती हैं। तो यहाँ पर अगर ऐसे दिख रही है तो इसका मतलब ये ऐसे है, पीछे से इनकम्प्लीट है। और फिर नेक्स्ट पार्ट है ब्रोंकस। तो ये लेफ्ट ब्रोंकाई, ये राइट ब्रोंकाई, सॉरी ये राइट वाला और ये लेफ्ट वाला, इस तरह से बोलना चाहिए। और उसके बाद फिर हम देखेंगे हमारे लंग्स के अंदर डिवीज़न हो जाता है पूरे रास्ते का, और बहुत सारे हमको
सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, उसके बाद ब्रोंकियोल्स दिखाई देते हैं। अब आप एक बात और जान लीजिए कि जो आपकी राइट लंग है और जो लेफ्ट लंग है, उसमें आप जब राइट वाली लंग को देखेंगे तो उसमें आपको 3 पार्टीशंस दिखेंगे, 3 पार्ट्स दिखेंगे, आप ये कह सकते हैं। तो वी सी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 पार्ट्स, और इन पार्ट्स को बोलते हैं लोब्स। ओके, लोब्स। तो उसका मतलब ये हुआ, हमारी राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं। ये ऊपर वाला लोब है तो उसको बोलेंगे सुपीरियर लोब, दिस वन इज सुपीरियर लोब। दिस वन इज, जो नीचे है, दिस वन इज दिस पार्ट इज inferior लोब, एंड ये जो बीच वाला है इट इज कॉल्ड एज मिडिल लोब। ठीक है ना। इस तरह से 3 लोब्स होते हैं यहाँ पर राइट लंग में, और जो हमारी लेफ्ट लंग है उसमें 2 ही लोब होते हैं। तो ये सुपीरियर हो गया और नीचे वाला इन्फीरियर हो गया। तो इस तरह से हम लोब्स का ध्यान रखेंगे। ये जो स्पेस है जिसमें हार्ट प्रेजेंट है दोनों लंग्स के बीच में, इस स्पेस को हम बोलते हैं मीडिया स्टाइनम। दिस स्पेस इज कॉल्ड एज मीडिया स्टाइनम। और बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है मीडिया स्टाइनम में। तो ये जो पार्टीशन था इसको क्या बोलते हैं? ये जो पार्टीशन था, तो इस पार्टीशन को आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर। ठीक है ना। और इस वाले को आप बोलेंगे ऑब्लिक फिशर। सिमिलरली this partition is termed as oblique fissure। तो इस तरह से हम बोलते हैं लोब्स को डिवाइड करने वाले जो पार्टीशंस हैं। ये कह सकते हैं कि जो हमारी राइट लंग है दैट इज स्लाइटली बिगर देन द लेफ्ट लंग। इट इज स्मॉलर देन द लेफ्ट lung is smaller than the right lung. Next part, this is diaphragm right at the base, and it helps in inhalation and exhalation. और उसके बाद आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कट एंड्स ऑफ द रिब्स। तो मतलब ये है कि ये बाहर से रिब्स होती हैं जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जब इसका सेक्शन आपको दिखाया जा रहा है तो रिब्स कैसी दिखाई देंगी? आपको ऐसी कट दिखाई देंगी। ठीक है ना। तो रिब्स जो होती हैं दे आर बोन्स विच आर प्रोटेक्टिंग द लंग्स। सो रिब क्या बनाती हैं? रिब केज, रिब केज। So how many pair of ribs are there in the human beings? 12 pair. 12 pair of ribs are there which are going to protect our lungs. तो आगे बढ़ते हैं। The lungs are situated in the thoracic chamber.
तो थोरासिक चैम्बर का मतलब हो जाना चाहिए कि एक ऐसी कैविटी है हमारे थोरैक्स में जहाँ पर ये सिचुएटेड हैं लंग्स, और ये थोरासिक चैम्बर कैसा है, एयर टाइट चैम्बर है। सो थोरासिक चैम्बर इज़ फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, यानी थोरासिक चैम्बर के डॉर्सल साइड पर क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है। अगर हम साइडवर्ड्स खड़े हो जाएं तो पीछे क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, और वेंट्रल साइड पर यहाँ क्या है, स्टर्नम बोन है, बीच में क्या है, लंग्स है। अगर हम फेस कर रहे हैं ऐसे, हम इस तरह सामने देख रहे हैं, ये हमारी आइज़ हैं सपोज, तो वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड पर है, वेंट्रल साइड पे ब्रेस्ट बोन है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, है कि नहीं, और लोअर साइड पर क्या है इसके, डायफ्राम, और ये डायफ्राम जो है ये इसको कंप्लीट करता है। डायफ्राम का शेप कैसा है, डोम शेप्ड, मतलब ये डायफ्राम सामने से देखने पर कैसा दिखाई देता है, डोम शेप्ड दिखाई देता है, गुंबद के आकार का। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग कैविटी। मतलब अगर ऐसा इनका रिलेशनशिप है लंग्स का थोरैक्स के साथ, कि अगर थोरैक्स का वॉल्यूम कम होगा तो लंग्स भी कंप्रेस होंगी, अगर थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स को भी स्पेस मिलेगा, वो भी एक्सपेंड करेंगे, और इस अरेंजमेंट की वजह से ही ब्रीदिंग संभव हो पाती है और आप एयर ले पाते हो। आइए देखते हैं अब रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या होते हैं। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज द ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, by which air is transported inside and the carbon dioxide rich air is released out। तो एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर को बाहर छोड़ देना, इसको पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। सेकंड जो स्टेप है वो ये है, एक बार आपने ये कर लिया उसके बाद फिर क्या होगा, एल्वियोलर सैक में एयर आ जाएगी और फिर क्या होगा, डिफ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूज़न होने लग जाएगा। तो अब जब ऑक्सीजन हमारे एल्वियोलाई के थ्रू हमारे ब्लड में आ गई है तो ये ब्लड उसको कैरी करेगा बहुत सारे टिश्यूज़ की तरफ, ऑर्गन्स की तरफ। उसके बाद टिश्यू के लेवल पर डिफ्यूज़न स्टार्ट होगा ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी ब्लड से टिश्यू में जाएगी ऑक्सीजन और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगी। एंड लास्ट स्टेप, ऑक्सीजन का इस्तेमाल सेल्स के द्वारा कैटाबॉलिक रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन को लिया जा रहा है फॉर कंप्लीटिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शंस, एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए, और इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का जनरेशन होगा जो कि बाहर निकल जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन में। आइए पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में दो स्टेजेस होती हैं। पहली है इंस्पिरेशन, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर बॉडी के पहुंचाते हैं, और दूसरी है एक्सपायरेशन, जिसमें से हम एल्वियोलर एयर को बाहर छोड़ देते हैं अपनी बॉडी से। तो एयर अंदर क्यों आती है और बाहर क्यों जाती है, बिकॉज हम प्रेशर का ग्रेडियंट बना देते हैं, यानी प्रेशर का अंतर डेवलप कर देते हैं। वी क्रिएट अ ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। तो एक जगह हाई प्रेशर होता है, एक जगह लो प्रेशर होता है, तो ऑलवेज एयर कहाँ से कहाँ को जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को जाएगी। इंस्पिरेशन कैन ऑकर if the pressure within the lungs, which is called as intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. There is negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. तो इंस्पिरेशन कब होगा, कब वो एयर आपके नेजल पैसेज से होते हुए अंदर आएगी, कब होगा इंस्पिरेशन। तो इंस्पिरेशन तब होगा जब अंदर प्रेशर लो होगा और बाहर प्रेशर
क्या होगा, सपोज ये हमारी लंग्स है, तो अगर अंदर प्रेशर कैसा होगा, लो, और बाहर प्रेशर होगा हाई, तब क्या होगा, इंस्पिरेशन, एयर विल कम इन। और एक्सपिरेशन कब होगा, एक्सपिरेशन तब होगा जब अंदर आपका जो प्रेशर है हमारे लंग्स के अंदर, वो प्रेशर हाई हो और फिर बाहर प्रेशर लो हो, तो क्या होगा, एयर विल मूव आउट। तो अगर अंदर नेगेटिव प्रेशर है, यानी अंदर प्रेशर कम है बाहर के कंपैरिजन में, तो इंस्पिरेशन होता है। और अगर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी हमारे लंग्स का प्रेशर हायर है अगर, तो एक्सपिरेशन होता है। और इस काम को करने के लिए डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब इंटरकोस्टल मसल्स दो प्रकार की होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये रिब्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो होती हैं ये तो बाहर की तरफ होती हैं, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अंदर की तरफ होती हैं। तो होता क्या है, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और डायफ्राम का भी इम्पॉर्टेंट रोल है ऐसे प्रेशर ग्रेडियंट्स को क्रिएट करने के लिए। इंस्पिरेशन कब होगा, इंस्पिरेशन तब होगा जब डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। इनिशियली आपका डायफ्राम डोम शेप्ड है, जब इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा और ये स्ट्रेटन हो जाएगा, यानी ये नीचे की तरफ आएगा। ये इसके कॉन्ट्रैक्शन से हुआ है। वहीं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन क्या कराएगा, थोरासिक कैविटी का साइज इंक्रीज करा देगा। थोरासिक कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा तो लंग्स एक्सपेंड करेंगी, और लंग्स अगर एक्सपेंड करेंगी तो प्रेशर, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जिसे कहते हैं, वो कम हो जाएगा। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होने पर एयर बाहर से अंदर की तरफ आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पढ़ लेते हैं नीचे। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम which increases the volume of thoracic chamber in the antero-posterior axis। अब एंटीरो-पोस्टीरियर का मतलब क्या है, यहां पर देखिए। What happened? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्टेड हुआ तो उसका जो डोम शेप था पहले वो थोड़ा सा स्ट्रेटन हो गया। पहले ये डोम शेप था ऐसा, अब ये कैसा हो गया है, अब ये थोड़ा सा स्ट्रेटन अप हो गया है। तो उसका मतलब ये साइज थोरासिक कैविटी का इंक्रीज हो गया है। एंड ये जो रिब्स हैं ये आगे की तरफ जा रही हैं। ये आगे की तरफ क्यों जा रही हैं, बिकॉज जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन किया है, तो इसकी वजह से रिब्स जो हैं लिफ्ट हो गई हैं, रेज हो गई हैं। रिब्स आर रेज्ड एंड स्टर्नम इज ऑल्सो रेज्ड। तो क्या आपको लगता है कि ये चेस्ट कैविटी बढ़ रही है, साइज इसका इंक्रीज हो रहा है? यस,
ऐसा होने से क्या लंग्स का साइज भी इंक्रीज होगा, उनको एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा? यस। तो अंदर प्रेशर कैसा हो जाएगा अब? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लो, और बाहर कैसा है अब इसके कंपैरिजन में? हाई। सो व्हाट हैपेंड? एयर विल फ्लो इन द लंग्स। यही तो होने वाला है। सो व्हेन द वॉल्यूम, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सो एन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs, and we do inspiration. Expiration के टाइम पर क्या होगा? We see the relaxation of diaphragm. डायफ्राम दोबारा से ओरिजिनल डोम शेप की तरफ आ जाएगा, रिलैक्स करेगा। ये पहली पोजीशन थी, अब वो दोबारा वापस आ जाएगा ओरिजिनल पोजीशन पर, रिलैक्स करेगा। एंड स्टर्नम और रिब्स भी अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, जिसकी वजह से अब थोरासिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जो रिब्स आगे चली गई थी और जो डायफ्राम नीचे चला गया था, अब डायफ्राम वापस आ गया है अपनी पोजीशन पर, और रिब्स भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल गया होगा कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ जो वॉल्यूम है ये हो गया है कम, तो लंग्स को भी कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और बाहर के कंपैरिजन में प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, एंड वी सी एक्सहेलेशन। सो अब इसमें कौन हेल्प कर रहा है? यहाँ पर ये वाला जो है पोर्शन, इसको देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स इज डिक्रीज्ड। Why? Because the diaphragm relaxed and arched upwards, and ribs and sternum return to original position. इसमें कौन सी मसल हेल्प करेगी? इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स जो रिब्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से हमारी जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज कम होगा, और हम एक्सहेलेशन करेंगे। और वहीं जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स थी जो बाहर थी रिब्स के, उनकी वजह से क्या होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो हमारी जो रिब्स हैं बाहर की तरफ जाती हैं, जिससे कि थोरैसिक कैविटी का साइज़ बढ़ता है और अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, जिससे कि हम क्या करते हैं? इंस्पिरेशन करते हैं। तो ये प्रेशर के ग्रेडियंट्स थे जिनकी वजह से हमने इनहेलेशन किया या एक्सहेलेशन किया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत स्लोली मैंने बात की है आपसे। तो हमारे पास एबिलिटी है इंक्रीज़ करने की, इंस्पिरेशन को या एक्सपिरेशन को, इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करने की एबिलिटी है, और ये एब्डोमिनल मसल्स भी इसमें हेल्प करती हैं। ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन बीइंग 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर ब्रेथ लेता है, और अगर आप ये नापना चाहते हैं कि कितनी वॉल्यूम एयर की आप ले रहे हो या छोड़ रहे हो, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका नाम होता है स्पायरोमीटर, विच हेल्प द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द रेस्पिरेशन। तो पल्मोनरी फंक्शन हमारे सही से चल रहे हैं कि नहीं, हमारी लंग्स जो हैं वो ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं कि नहीं, रिलैक्स कर रही हैं कि नहीं, ये सब जानने के लिए वी यूज़ द स्पायरोमीटर। तो प्यारे बच्चों, अभी इसके लिए इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट टाइम पे हम फिर अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।